हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिवाना क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग पार्ट 1 ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 2 पर हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अल्फ्रेड वेगनर नामक भूवैज्ञानिक, जो कि एक मुख्यतः मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर विभिन्न तरह की प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स लगातार मूव करती हैं, चलती हैं। क्रस्ट के नीचे एक तरह का एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। एस्थेनोस्फेयर इन द सेंस कि वो एक तरह का सेमी फ्लूइड या दुर्बल मंडल है और इस दुर्बल मंडल के ऊपर पृथ्वी की प्लेटें जो हैं वो खिसकती हैं। लेकिन वो ये नहीं प्रूफ कर सके, उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे ये बता सकें कि वाई दीज प्लेट्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। सो इन 1950s, two scientists, geoscientists named Robert S. Deitch and Harry Hess gave theory of sea floor spreading। और इस थियोरी के अकॉर्डिंग इन दोनों लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार प्लेटों में मूवमेंट होता है। ये जो क्रस्ट के अलग अलग डिफरेंट प्लेट्स हैं, ये कैसे मूव करती हैं। सी फ्लोर मीन्स आप समझते हैं सभी, सी मीन्स होता है सागर और फ्लोर मीन्स उसका तल। स्प्रेडिंग मीन्स होता है विस्तार। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या महासागरीय तल का विस्तार, ये सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार लगातार महासागरीय तल में विस्तार हो रहा है और नया क्रस्ट, नई पपड़ी बन रही है। यहां पर एक फिगर मैंने बनाया है, एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। नीचे जो आप देख रहे हैं ये मेंटल एस्थेनोस्फेयर का पार्ट है, सेमी फ्लूइड लेयर, जिसमें मोल्टन रॉक्स, पिघले हुए जो चट्टानी भूभाग हैं, वो फ्लूइड के फॉर्म में मैग्मा यहीं से ऊपर की ओर मूव करता है। ये लिथोस्फेयर है, भूमंडल। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दोनों तरफ क्रस्ट दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपपड़ी और महासागरीय भूपपड़ी। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। बीच में ब्लू कलर से मैंने वाटर को शो किया है और ये जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये नया बना हुआ न्यू क्रस्ट है और जो ये ब्लैंक पार्ट आप देख रहे हैं ये ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट है। अब आइए हम इसको समझते हैं कि ये सी फ्लोर कैसे स्प्रेड होता है। तो सी फ्लोर स्प्रेड होता है मिड ओशियानिक रिज के बनने से। एक वर्ड यहां मैंने लिख रखा है, मिड ओशियानिक रिज। ठीक, मध्य महासागरीय पर्वत मालाएं कहते हैं इन्हें, मध्य महासागरीय पर्वत मालाएं। रिज एक तरह के माउंटेन्स होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जो पानी के अंदर ओशियन फ्लोर पर, सागर के तल पर बनती हैं। इनके बनने का रीजन क्या है, तो आइए समझते हैं। आप जानते हैं कि जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स डिफरेंट तरह से मूव कर सकती हैं। इनकी बाउंड्रीज मेनली 3 टाइप्स की बनती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड पैरेलल और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिनको हम कहते हैं अभिसारी बाउंड्री, अपसारी बाउंड्री और समानांतर बाउंड्री। अब इसको समझिए, अगर दो प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही हो, है ना, इफ टू प्लेट्स मूव अपार्ट, तो अगर वो विपरीत डायरेक्शन में जाएंगी, तो अगर हम किसी चीज को विपरीत डायरेक्शन में खींचेंगे तो बीच में एक दरार पड़ जाती है, एक क्रैक आ जाता है। तो इस पर, यहां पर एक क्रैक आ सकता है और इस क्रैक के आने से जो नीचे एस्थेनोस्फेयर आप देख रहे हैं ये पार्ट, इस एस्थेनोस्फेयर पर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक क्रैक नहीं होगा ऊपर से दबाव ज्यादा रहेगा। क्रैक आने से प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से क्या होगा, नीचे जो मैग्मा है,
जो मोल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ भाग है, वो ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करेगा। अब जब ये मैग्मा ऊपर जाएगा तो यहां पर जो लैंड सरफेस है उसमें जो रिफ्ट वैली बनेगी, जो क्रैक आएगा, उससे ये मैग्मा बाहर की ओर निकलने लगेगा। और क्योंकि यहां अंदर पानी भरा हुआ है तो वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये मैग्मा कूल होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब ठोस आकार में परिवर्तित होगा। अब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो बेसाल्टिक चट्टान बनती है सागर तल में, और इससे क्या होगा कि यहां पर इस पार्ट में कॉन्टिन्यूअस मैग्मा निकलता रहेगा और इसके सॉलिडिफाई होने से नई चट्टान बनेगी, और ये पुरानी चट्टानों को, आसपास की जो पुरानी प्लेट्स हैं, उनको विपरीत डायरेक्शन में, अल्टरनेट डायरेक्शंस में फोर्स करेगा। तो ये ऐसे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ फोर्स होंगे। इनके उभार से ओशियानिक रिज का निर्माण होगा। ये जो आप देख रहे हैं माउंटेन जैसा शेप सागर के अंदर दिख रहा है, इन्हें ही रिज कहते हैं। इनके बीच की जो वैली आपको दिख रही है, ये क्रैक है ना, ये रिफ्ट वैली कहलाती है। इसे कहते हैं रिफ्ट वैली, जहां से मैग्मा लगातार बाहर आता रहता है। अब धीरे धीरे ये मैग्मा दोनों साइड इकट्ठा होगा, तो ये रिज से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रिज के जो सबसे पास के प्लेट्स होती हैं, जो ऊपर की क्रस्ट होती है, वो मोस्ट न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट होती है। जैसे आप ये जो रेड शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया बना हुआ क्रस्ट है। और जैसे जैसे आप इससे दूर हटेंगे, क्रस्ट की एज बढ़ती जाती है, मतलब क्रस्ट पुरानी होती जाती है। जैसे ये वाली जो है ये ओल्ड क्रस्ट है, ऐसे इधर की जो है ओल्ड क्रस्ट है, और रिज के आसपास दोनों तरफ न्यू क्रस्ट है ना। और ये न्यू क्रस्ट क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, पुश कर रही है अपने बगल की क्रस्ट को, जिससे कि मूवमेंट आ रहा है, इसमें एक तरह की गति उत्पन्न हो रही है। तो एक तो गति आती है आपकी ये मिड ओशियानिक रिज बनने से, और इसको कहते हैं रिज पुश। क्या कहते हैं, रिज पुश। ठीक है, तो ये थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, प्रूफ करती थी कि कैसे रिज पुश आने से या मिड ओशियानिक रिज बनने से नया क्रस्ट बनता है मिड ओशियन में, और इस नए क्रस्ट के बनने से पुरानी आसपास की जो प्लेट हैं उनको एक तरह का धक्का, एक तरह का पुश मिलता है, जिससे कि बगल की प्लेट्स लगातार धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। दूसरा जो आता है वो आता है स्लैब पुल। स्लैब पुल ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये इस चीज को प्रूव करने के लिए जियो साइंटिस्ट लोगों ने एक और थ्योरी दी थी, जिसमें ये बताया कि किस तरह स्लैब पुल के वजह से प्लेट्स में मूवमेंट हो सकता है। स्लैब पुल क्या होता है, आइए समझते हैं। हम इसी के नीचे आपको समझाते हैं। अगर दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे की ओर मूव कर रही हो, इस तरह से, तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो भारी प्लेट होगी, वो दूसरी वाली प्लेट के नीचे की ओर धंस जाएगी, इस तरह से, ऐसे। और इस प्रोसेस को कहते हैं, जो प्लेट नीचे की ओर जा रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। और जिस प्लेस पर ये हो रहा होता है उस प्लेस को कहते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन। अब ये जो भारी प्लेट है जो नीचे की ओर जा रही है, ये प्लेट जैसे जैसे नीचे जाएगी, तो क्योंकि ये भारी है इसलिए ये पीछे की जो बची हुई प्लेट है उसको भी नीचे की तरफ खींचेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि कभी अगर मेज पोस्ट, जो मेज के ऊपर रखा हुआ कवर है टेबल पर, अगर वो कवर की साइड से कहीं से लटक जाए और उसका वजन ज्यादा हो, तो वो पीछे के अपने पूरे कवर को खींच लेता है और आप देखते हैं पूरा कवर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। सेम ऐसे ही ये जो प्लेट है जो सबडक्शन जोन में नीचे की ओर जा रही है भारी होने की वजह से,
ये पीछे की जो प्लेट्स हैं, जो इसके पीछे प्लेट होंगी इस साइड की, इन प्लेट्स को भी खींचेगी ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो एक हो गया रिज पुश, जिसकी वजह से आपने देखा कि प्लेट्स मूव करती हैं। दूसरा मैंने बताया स्लैब पुल, इसे कहते हैं स्लैब पुल, जहां सबडक्शन जोन में भारी प्लेट नीचे की जो ओर जा रही होती है और पीछे की प्लेट्स को खींच रही होती है। अब हम थर्ड रीजन देते हैं आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कन्वेक्शनल करंट्स कहलाता है। कन्वेक्शनल करंट्स, अगर इन तीनों रीजंस को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप किसी को भी अच्छी तरह ये बता सकते हैं कि व्हाई दीज प्लेट्स आर मूविंग। कन्वेक्शनल करंट्स, जिनको संवहनीय धाराएं भी कहते हैं। संवहनीय धाराएं क्या हैं, कैसे बनती हैं, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि एवरी हॉट मटेरियल इज लाइट इन वेट एंड इट राइजेस अप and cool materials are heavy and they always sink down, वो हमेशा नीचे की तरफ सिंक होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नीचे जो आपका, जैसे मान लिया कि ये क्रस्ट है, जो ऊपर मैंने बनाया ये क्रस्ट है, इसके नीचे मान लिया यहां से मैंटल है, इसके नीचे क्या है, पूरा मैंटल है, और मैंटल के नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मिल जाएगा, कोर मिल जाएगा। 3 लेयर्स मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए सिर्फ, तो मैं लिख भी देता हूं। ऊपर हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका क्रस्ट, ऊपर की लेयर है, नीचे हो गई आपकी मैंटल, ठीक, तो ये हो गई मैंटल, और यहां हो गया आपका नीचे सबसे अंदर का कोर। हालांकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको अलग से टॉपिक बताऊंगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, यहां सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं। तो क्योंकि कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, आप कहेंगे मोर देन कितना, 4800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है कोर में। तो कोर में जो होता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो मेंटल के मटेरियल हैं, जो कोर के नजदीक होते हैं, वो बहुत हीट हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं। जैसे मान लिया कि इस साइड कोई मटेरियल है तो वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है, ऐसे, क्लियर, इस तरह से ऊपर की ओर उठने के बाद जैसे जैसे ये ऊपर पहुंचता है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होने की वजह से ये फिर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर फिर से नीचे की ओर भारी होकर चला जाता है। तो एक सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही आप देख रहे हैं, यहां से नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, ऊपर उठेगा, फिर ठंडा होगा, भारी होगा, नीचे आएगा। तो ये कन्वेयर बेल्ट जैसा है। कन्वेयर बेल्ट जो आपने कभी रेलवे स्टेशन पे देखी होगी, जिस पर आप बैग रखते हैं एंट्री में, और वो कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिक बैग को लेकर चली जाती है और दूसरे साइड से जाकर आप उसको उठा लेते हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट जैसा है, जो कि क्रस्ट को जाकर टच करके, पुश करके पुल करता है और एक पर्टिकुलर मूवमेंट में फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेम प्रोसेस हो रही है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। तो ये कन्वेक्शनल करंट्स हैं, जो कि मेंटल में डिफरेंट टेम्परेचर पर क्रिएट होने वाले जो मटेरियल हैं उनके सर्कुलर मूवमेंट से बनता है। एक बार फिर समझा देते हैं कि कोर में टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कांटेक्ट में आने से अंदर कोर के पास के मेंटल के मटेरियल बहुत गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर क्रस्ट के पास पहुंचते हैं, टेम्परेचर कम होता है, वहां से ये फिर ठंडे होते हैं, भारी होते हैं, और फिर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे आकर फिर ये गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ उठते हैं। तो इस तरह एक सर्कुलर मूवमेंट में ये करंट की तरह चलने लगते हैं, जैसे धाराएं चलती हैं। अब ये जो करंट चल रहा है ये कन्वेयर बेल्ट जैसा है, जो कि ऊपर क्रस्ट को पुश कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसे फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसी फोर्स की वजह से
ये प्लेट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। तो आज मैंने आपको समझाया कि किस तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रूव किया गया और ये बताया गया कि वाई प्लेट्स आर मूविंग। फिर मैंने बताया कि इसके अलावा जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में प्लेट मूवमेंट के पीछे रीजन क्या दिया मैंने, रिज पुश। फिर मैंने बताया स्लैब पुल, जब मैंने बताया कि आपको कि एक भारी प्लेट है जो कि दूसरी हल्की प्लेट से टकराती है, तो भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाती है और इसकी वजह से स्लैब पुल मिलता है, ग्रेविटी उसको खींचती है, तो पीछे की प्लेट्स भी खिसक कर नीचे की तरफ आती हैं। थर्ड मैंने आपको बताया कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट क्या है, जो कि ये सर्कुलर मूवमेंट में चलने वाली करंट है, मेंटल में है, ऊपर क्रस्ट पर आती हैं और क्रस्ट को एक तरह का फोर्स प्रोवाइड करके फिर नीचे चली जाती हैं। तो ये 3 रीजन हैं प्लेट्स के मूवमेंट के। इन दोनों ही थियरीज को कंबाइन करते हैं जब, एक अल्फ्रेड वेगनर की थियरी जिसको आप जानते हैं, प्रीवियस पार्ट में मैं बता चुका हूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। दूसरी थियरी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है और उसके साथ दूसरे रीजन स्लैब पुल एंड कन्वेक्शनल करंट ड्राइविंग फोर्स, है ना। इन सारी थियरीज को कंबाइन करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी बनती है, जिसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इस तरह हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। अभी हम प्लेट टेक्टोनिक्स के और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक मैपिंग का भी मैं आपको क्लास कराऊंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स वर्ल्ड में हैं और उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी में सीबीएसई ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की लोकेशन आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह अर्थ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, उन डिफरेंट लेयर्स की डेप्थ अप्रोक्सीमेटली क्या है, उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं और किस तरह हमें उसे 9th में तैयार करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों तक भी इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।